हेलो एवरीवन, जो आज का टॉपिक है हमारा ज्योग्राफी का, हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर के ऊपर, जिसको कहते हैं वायुमंडल। और ये टॉपिक वैसे मैंने इसमें ऐड तो नहीं करना था, पर कुछ कारणों के कारण इसको शामिल करना पड़ रहा है। क्योंकि वैसे मैं सोच रहा था कि ज्योग्राफी आपको बेसिक से बताऊं, क्योंकि अभी यूनिवर्स के बारे में बात करी है, सोलर प्लैनेट के बारे में बात करी है, फिर हम सोच रहे थे कि पहले बेसिक समझ लेते। पर अभी हाल ही में एक जो एप्लीकेशन से जुड़े हुए कोर्स में उन्होंने बोला था कि वेस्ट बंगाल में एग्ज़ाम है और उनके में ज़्यादा ये टॉपिक आता है फैक्चुअल डाटा के साथ, तो आप थोड़ा सा उसको बता दें। तो इसलिए हम इसको शामिल कर रहे हैं। हालांकि मैं कोशिश करूंगा आने वाले टाइम पे इसको और डिटेल में बताएंगे, पर आज मैं आपको फैक्चुअल के साथ बात करूंगा। और फैक्चुअल ही क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में एसएससी के लिए, तो इसमें ज़्यादा डिटेलिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है, वैसा मेरा मानना ये है। फैक्ट तरीके से पढ़ेंगे, बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये। बहुत दिनों बाद, लगभग कह सकते हैं 20 से 25 दिन बाद हम एक क्लास को ले रहे हैं। लगभग 25 दिन हो गए होंगे अप्रॉक्स। और मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा डिले करा था इस कोर्स को, क्योंकि आप जानते हैं पॉलिटी कंप्लीट कराना पहली प्रायोरिटी थी, और पॉलिटी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो कई लोग कह रहे थे पहले पॉलिटी कंप्लीट करा दीजिए फिर इसको आप करा लीजिएगा। तो अब हम जल्दी से जल्दी अब इसको समाप्त करेंगे, क्योंकि स्टैटिक जीके ऑलमोस्ट हमने समाप्त कर लिया है। उसमें बस अब हम एडिशनल जो नए नए क्वेश्चन होंगे उनको देखेंगे सेशन में। स्टैटिक जीके हो गया आपका, हिस्ट्री हमने मेडिवल और मॉडर्न कंप्लीट कर लिया है, और उसके बाद अब एंशिएंट ही बचा उसमें, और पॉलिटी ऑलमोस्ट हमने समाप्त कर दिया है। छोटे मोटे टॉपिक है जो अलग से हम उसको देख लेंगे आराम से। अब हमारा सारा फोकस होगा ज्योग्राफी के ऊपर। तो देखिए, आज का हमारा है वायुमंडल के ऊपर हम बात करेंगे, जिसको कहते हैं एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। ये बहुत ज़रूरी है, आपको दिख रही होगी अर्थ है ये, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। इस अर्थ के ऊपर की जो आप वायुमंडल एक तरीके से जो हमारा फैला हुआ है आसमान तक, अगर हम ऊपर से आंख से देखते हैं तो आपको दिखेगा कि एक वायुमंडल सा है ऊपर, पर वो जो परतें हैं उसके चारों तरफ ऐसी 5 परतें बनी हुई हैं। और ये पांचों परतें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए ही ये आपके दिमाग में कई बार रहता होगा कि ये लेयर्स कैसे नहीं दिखती हमको। अगर हम एक तरीके से कुछ चीज़ों को यूज़ करें साइंटिफिक तरीके से, तो ये लेयर देखी जा सकती है। इसलिए इनको 5 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, और ये हमारे लिए एक तरीके से हमारे जीवन के लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है ये लेयर, जिनको परतें कहा जाता है। इसी को आज हम ढंग से बात करेंगे। पहला क्वेश्चन एसएससी में ये आया था कि जो वायुमंडल की परतें हैं, जो इनको हम बात करेंगे, वो कितनी है टोटल। तो याद रखना है 5। पांचों के नाम तो आपको पता ही होते हैं, पर उसको नंबर याद रखेगा। अब आप सोचेंगे कि वैसे तो हम याद ही कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे कि पहला ट्रोपोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मेसोस्फेयर है, फिर आयनोस्फेयर है, फिर एक्सोस्फेयर है। पर उसमें आपको इतना टाइम क्यों लगाना है? मेरा कहने का मतलब, आप शॉर्टली जल्दी से काम करें। जहां 5 सेकंड लगाएंगे वहां 1 सेकंड में कर लेंगे कि 5 हमारी परतें होती है। 2-3 बार रिपीट करें, आपको याद हो जाएगा। चलिए, हमने 5 परतें बात कर ली। अब मैं एक छोटा सा मैं बोलूंगा, जब हम टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है क्षोभ मंडल, स्टार्टिंग हम करेंगे। क्षोभ मंडल, जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है समताप मंडल। आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी आप पढ़ रहे हैं इसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, इसी टॉपिक को मात्र, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो। क्योंकि अभी एग्जाम में रिसेंट है, सीजल का हो चाहे 2017 से देख रहा हूँ मैं इस चीज़ को, कि वहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है जैसे इन्हीं मंडल से रिलेटेड है, तो आ जाएगा कि बताइए मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पर होती है। तो आप सभी जानते हैं क्षोभ मंडल में होती है। जो एकदम परफेक्ट हिंदी मीडियम वाले होते हैं, जिनको बिल्कुल इंग्लिश देखना ही पसंद नहीं होता, वो ये गलती करके चले जाते हैं कि इनको नहीं देख के जाते कि इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। और एग्जामिनर आज के टाइम पे क्षोभ मंडल नहीं रखता ऑप्शन में, ट्रोपोस्फियर रखता है, ऐसे लिखा होता उसने, ट्रोपोस्फियर। अब यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे जिन्होंने शुद्ध हिंदी में पढ़ रखा, और करा हुआ क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे। बल्कि उनको नॉलेज पूरी है कि अगर उनके सामने ऑप्शन क्षोभ मंडल आएगा तो आप आराम से लगा देंगे, पर उनको इंग्लिश में नहीं पता। इसलिए कुछ चीज़ों को ये भी याद रखिए कि आपको कैसे करना है, और ये सब चीज़ें कहाँ से देखने को मिलती है हमको, प्रीवियस ईयर से सीखने को मिलती है। तो इसको भी आपको दिमाग में रखना है। तो हम बात करते हैं क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फेयर कहेंगे। हम बार बार ट्रोपोस्फेयर ही बात करेंगे, और क्षोभ मंडल पे आपको याद रखना है। लिखा है ये पृथ्वी की पाई जाने वाली वायुमंडल की परतों में सबसे निचली परत है। आपको दिख रहा होगा ये है ट्रोपोस्फेयर, सबसे नीचे दिख रहा है, ये हमारी अर्थ है। अब आप जितना ऊपर जाएंगे ये परतें आपको लास्ट की दिख रही है। सबसे नीचे कौन सी दिखे है? ट्रोपोस्फेयर। तो सबसे निचली परत है, ये पहला एसएससी में क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना है। इसके बाद तथा पृथ्वी की सबसे निकट स्थित परत है, तो हमने पढ़ ही लिया है। इसलिए सभी मौसम संबंधी घटना क्षोभ मंडल में ही घटित होती है, और ये भी एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये भी हो गया। अब इसको पहले समझ लेते हैं। फिर लिखा है ठंड में क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम हो जाती है तथा गर्मी में बढ़ जाती है। It is the lowest layer of the all layer of the Earth's atmosphere and is the closest layer to the Earth. That's why all the meteorological phenomena take place in the troposphere only. The height of the troposphere decreases in the winter and increases in the summer. मतलब क्या है कि ट्रोपोस्फेयर की गर्मी में क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, सॉरी विंटर में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और समर में बढ़ जाएगा। इसको हम समझेंगे अलग से। अभी पहले ये समझते हैं कि हमारे लिए समझना जरूरी क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये यहाँ पर है, अर्थ की लेयर ऊपर सबसे पहले देखेंगे तो क्षोभ मंडल आ जाता है, जिसको कहते हैं आपका ट्रोपोस्फेयर।
एक चीज़ और याद रखिएगा, इसके साथ डिस्टेंस भी कवर करवाई जाती है कि डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस पर ये लास्ट चलती है और यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होती है। तो इसकी डिस्टेंस एक एवरेज तरीके से मानी जाती है। वैसे अगर आप मानेंगे तो मैक्सिमम इसकी 18 किलोमीटर के अंतर्गत मानी जाती है, 18 किलोमीटर। ये सबसे ज़्यादा डाटा एसएससी के द्वारा यूज़ किया जाता है और एनसीईआरटी का इफेक्ट है ये। आप कई जगह पढ़ रहे होंगे तो आपको दिखेगा कि कई लोग 10 किलोमीटर कहते हैं, तो 10 किलोमीटर नहीं होगा। आप ये कह सकते हैं कि 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक का इसका यह एंड पॉइंट इसका 18 किलोमीटर माना जाता है। तो आपके एग्जाम में आएगा तो आप 18 किलोमीटर ही लगाइएगा। ट्रोपोस्फियर का ये जो लास्ट का पॉइंट 18 किलोमीटर तक जाता है। ठीक है। मौसम संबंधी घटनाएं, क्योंकि देखिए पृथ्वी के सबसे पास में है, वायुमंडल में आप जानते हैं गैसों का जो हवाओं का रुख किस तरीके का होता है, तो सबसे ज़्यादा ऑब्वियस पॉइंट है कि यहाँ पर देखने को मिलेगी मौसम संबंधी घटनाएं। ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपके हालांकि एसएससी में नहीं आया था पर पूछा गया था, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, अगर जिसने थोड़ा ढंग से पढ़ा होगा। पूछा गया कि बताइए इनमें से कौन सी परत है जिसमें CO2 की मात्रा सबसे ज़्यादा मिलती है, CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड। आप जानते हैं अगर आपने थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा होगा साइंस में कि CO2 के बारे में अगर हम बात करें थोड़ी भारी गैस है। जैसे अगर हम हीलियम की बात करते हैं तो थोड़ी हल्की गैस है, तो जितनी भारी होगी तो पृथ्वी के पास में ही पाई जाएगी। और सबसे पास में कौन सा, ट्रोपोस्फेयर, तो सबसे ज़्यादा आपका CO2 की बात करते हैं तो यहीं पे प्राप्त होती है। ये पूछा गया क्वेश्चन था यूपीपीसीएस का, तो मुझे लगा ये बताना ज़रूरी है। ठीक है। तो भारी गैस कहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पर, और भारी गैस एक CO2 है। मान के चले पूछ लेता कि आपकी हीलियम गैस कौन से स्फीयर में पाई जाती है, तो आपको एलिमिनेट करना आसान हो जाएगा। हीलियम होती है हल्की, और जितने आप ऊपर वायुमंडल के ऊपर जाते रहेंगे तो गैसेज आपको हल्की ही मिलेंगी, जितनी ऊपर जाएंगे उतनी हल्की गैसेज आपको मिलेंगी। तो ये भी ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन कई बार आया कि भारी गैसेज कहाँ पर मिलती है, तो ट्रोपोस्फेयर में ही पाई जाती है ये। अच्छा, अब जैसे जैसे आप जैसे जैसे आप ऊपर ऊंचाई पे बढ़ेंगे, आप सभी जानते हैं कि टेम्परेचर कम होता चले जाता है जितनी ऊंचाई पे आप जाएंगे। तो टेम्परेचर कम होने के कारण ही ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि पूछा जाता है कितना डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है कितनी ऊंचाई पर जाने में। तो आप ये लगाइएगा, अगर हम 165 मीटर अप्रोक्स लगाया जाता है जाते हैं ऊपर, तो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी देखने को मिलती है। और ये साइंस का फैक्चुअल क्वेश्चन भी है, आप इसको याद रख सकते हैं। मतलब 165 मीटर आप ऊपर चले गए तो आपका कितना हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। इस हिसाब से आप लगा लीजिए कि हम 18 किलोमीटर की बात करें तो कितना वहाँ पर आके टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है। और अगर इसको आप किलोमीटर के हिसाब से लगाएंगे तो आप ये कैसे कह सकते हैं, 1 किलोमीटर के अंतर्गत ये जाता है 6.5 आपका ये डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत, मतलब 6.5 डिग्री सेल्सियस आपका कम हो जाएगा अगर आप 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते हैं। और अगर आप 18 किलोमीटर कर रहे हैं तो आप इसको 18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये सिंपल सा पॉइंट है। दूसरी बात इन्होंने बोला है कि ठंड में जो आपका है क्षोमंडल की ऊंचाई कम हो जाती है और गर्मी में बढ़ जाती है। क्यों हो जाता है ऐसा, क्योंकि आप जानते हैं जब कोई भी हवा होती है गर्म होकर कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ ही तोड़ती है, और जितनी ऊपर जाएगी उतने में उसकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो इसलिए क्षोमंडल की डिस्टेंस आपकी थोड़ी सी बढ़ जाती है गर्मियों के टाइम पे। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। वैसे क्वेश्चन बहुत ही एडवांस था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, हालांकि मैंने इसमें देखा नहीं कभी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया हो, पर आप याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि कितने डिस्टेंस कवर करने के बाद आपका डिग्री सेल्सियस की कमी देखी जाती है, तो इतना भी आप याद रखेंगे ट्रोपोस्फेयर के हिसाब से। तो हमारा हो गया पहला क्षोमंडल ट्रोपोस्फेयर, ये कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ खास और बात बताने वाली है नहीं। इसके बाद है समताप मंडल, जिसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। इसको ऐसे याद रखिएगा, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, स्फीयर बोलते गई, वैसे मेरे साथ तो स्फीयर लगाइएगा। क्षोमंडल के ऊपर की परत को समताप मंडल कहते हैं, समताप। जी सिंपल सा पॉइंट है। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कंफ्यूजन के लिए कि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाली कौन सी परत है, तो सारे रख दिए जाएंगे ऑप्शन, तो आपको माइंड में फ्रेम रखना है स्ट्रेटोस्फेयर आएगी। ये वायुयान के लिए आदर्श मानी जाती है, ठीक है, वायुयान के लिए। तथा ओजोन परत इसी मंडल में स्थित है। लिखा है द लेयर अबव द ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड द स्ट्रेटोस्फेयर। इट इज कंसिडर्ड आइडियल फॉर एयरक्राफ्ट एंड द ओजोन लेयर इज लोकेटेड इन दिस डिवीजन। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल है, डायरेक्टली आता है कि बताइए कि जो वायुयान के लिए आदर्श सिचुएशन जो होती है कहाँ पर पाई जाती है, कंडीशन यहीं पे पाई जाती है। दूसरी बात, ओजोन जो है आपके यहीं पे पाई जाती है, भी सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट कर गया है। देखिए ये क्वेश्चन हम कई बार गलती करते हैं। ट्रोपोस्फेयर आप यहाँ देख भी रहे होंगे कि वायुयान आपको दिख रहा है, ये जो एक तरीके से एयरप्लेन उड़ रहा है, ये आपको ट्रोपोस्फेयर में ही दिख रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं दिख रहा। हम कई बार ऑप्शन गलत करके आ जाते हैं कि क्षोमंडल में, क्योंकि क्षोमंडल में भी उड़ने लायक सिचुएशन होती है, मतलब कंडीशन होती है कि ये उड़ सकता है क्षोमंडल में, पर ये ज़्यादातर जनरली अगर हम बात करें तो इससे ऊपर ही रहता है, क्योंकि इस वाले एरिया में बादल वाली कंडीशन होती है और जो एक तरीके से सुटेबल नहीं है अगर एयरक्राफ्ट के लिए, तो इसलिए यहाँ पर नहीं होता। तो आपको याद रखना है समताप मंडल। सपोज मान के चलिए कि समताप मंडल ऑप्शन में नहीं है और यहाँ पर और सारे दे रखे और साथ में क्षोमंडल दे रखा है, तो आप इसको राइट आंसर लगा लीजिएगा। ये भी एक आइडियल है, यहाँ पर भी उड़ाया जा सकता है, पर यहाँ होता नहीं है नॉर्मल अगर हम तरीके से बात करें तो। ये थोड़ा सा मैंने आपको फैक्चुअल के साथ थोड़ा डिटेल में समझाया, इसको याद रखना है आपको।
हमने कहाँ से कहाँ तक बात करी थी कि ये होता है आपके 18 किलोमीटर तक। अब जाहिर सी बात है 18 किलोमीटर तक इसका एंड हो गया, तो 18 किलोमीटर के बाद से इसकी स्टार्टिंग होगी, तो ये होता है 18 किलोमीटर से लेके लगभग ये जाता है 50 किलोमीटर तक। और ये ही फैक्चुअल डाटा है, एकदम एग्जैक्टली याद रखना है इसको, ये माना गया एनसीईआरटी बुक में, तो आप इसी के हिसाब से चलेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है। और अगर आपसे बोले हाँ मौसम संबंधी घटनाएं तो इसमें होगी नहीं, दो चीज़ याद रखनी है, वायुयान और दूसरा ओजोन लेयर, यहीं पर आपको देखने को मिलती है। और इसलिए माना जाता है कि ओजोन लेयर को जो प्रोटेक्ट करता है यही करता है समताप मंडल, क्योंकि जो ओजोन लेयर होती है, आप इस तरीके से कह सकते हैं कि यहीं पे हम बच जाते हैं। आप जानते हैं ओजोन जो होती है हमारी O3, ये हमारे एक लिए हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है। अगर ये डायरेक्टली हमारे सूरज की अल्ट्रावायलेट जो आप जाती है, आपको पता होगा एक ओजोन परत के बारे में कि प्रोटेक्ट करती है हमको अल्ट्रावायलेट से। अगर अल्ट्रावायलेट डायरेक्ट ही हमारे पर आ गई और इतनी हार्मफुल होती है कि अगर स्किन पे आपकी पड़ती है तो ऑन द स्पॉट आपको कैंसर हो जाएगा, स्किन कैंसर। और जो एक आप जानते हैं लाइलाज बीमारी है, उससे कोई बचा नहीं जा सकता। इसलिए ये प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर हमको, किससे? अल्ट्रावायलेट से, जो सूरज की तरफ से आती है। पर इसमें अगर हम बात करें स्ट्रेटोस्फेयर वाले जगह में, यहीं पर आप अंटार्कटिका में आपने सुना होगा, मैंने बताया था 1985 में एक हल्का सा छेद हो गया था इस लेयर के आसपास, इतना सा। तो ये जो हो रही थी आपकी अल्ट्रावायलेट, ये सीधे आ रही थी। कारण क्या था? ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज आप जानते हैं जो गर्म गैसेज होती हैं, ये सबसे बड़ा ओजोन को हार्म करती है। और इसका मेन कारण क्या है? आपके जो हम आज के टाइम पे जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, चाहे CFC वगैरह, सबसे मेन इसकी मानी जाती है। और जैसे आपके हम AC यूज़ करते हैं उससे निकलती है, फ्रिज से निकलती है। तो इसी कारण जिसमें थोड़ा सा छेद हो गया था। अब जैसे ही अंटार्कटिका में रिसर्च चल रहा था तो ये पता चला कि ये छेद हो गया है और ये डायरेक्टली यहाँ से अंदर आ रही है। कहने का मतलब हमारे एटमॉस्फेयर के लिए अच्छा नहीं था ये, तब इसके लिए अवेयरनेस किया गया। और फिर इसके बाद हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल करा था। मॉन्ट्रियल था या क्योटो था, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ये, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये 1987 में हुआ था, एक बार जरूर चेक करें। मेरे को थोड़ा सा क्योटो और मॉन्ट्रियल में क्लियर नहीं है, मॉन्ट्रियल था जहाँ तक हम बात करें। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या गया था कि ग्रीन हाउस गैसेस को जितना हम इसको एक तरीके से प्रयोग में कम लाए उतना वैल्यूबल रहेगा। नहीं तो आने वाले समय में अगर ये लेयर हट गई यहाँ से तो फिर कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। सूरज की एकदम अल्ट्रावायलेट आएंगी, वो चाहे हमारे लिए हो चाहे पशुओं के लिए, वो सभी के लिए दिक्कत है। तो ये सब चीज़ों को याद रखना है। कहाँ तक हमने बात कर ली थी? स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, ट्रोपोस्फेयर हो गया। इसके बाद है मध्य मंडल। इसमें लिखा है इस मंडल में उल्का घटनाएं होती हैं, अधिक होती हैं। मेटियोर इंसिडेंट आर मोर इन स्फीयर, सबसे ज़्यादा यहीं पर देखने को मिलती है। बस यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक बार आ रखा है कि बताइए कि कहाँ पर देखा जाता है, तो उल्का वाली जो मेटियोर वाली घटनाएं यहाँ पर देखने को मिलती है। हमने पहली बात करी थी ये लेके 18 तक थी ये, फिर ये 18 से लेके 50 तक स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। अब 50 से लेके 80 तक ये मेसोस्फेयर तक ये लेयर होती है। कई लोग इसको 85 भी देखते हैं, आप 85 भी लगा सकते हैं अगर एग्जाम में आता है। वैसे 80 और 85 के अराउंड ही माना जाता है इसको, 80 से लेके 85 जो इसका मैक्सिमम है मेसोस्फेयर का। और मेसोस्फेयर आप जानते हैं जिसको कहा जाता है क्या? मध्य मंडल के नाम से यहाँ पर हमने लिख रखा है। बस याद रखिएगा जो उल्का वाली घटनाएं यहाँ पर देखने को मिलती है तो इसको ये कंट्रोल कर देता है। ठीक है। और इसके बारे में मैंने आपको लास्ट के टॉपिक में ढंग से उससे समझाया था सोलर प्लानेट के टाइम पे। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे वाला टॉपिक है जो हमारा जिसको हम बात करते हैं आयनोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है। आयनोस्फीयर वाली कंडीशन जो होती है, यहाँ पे लिखा है हमने आयन मंडल, कहाँ पर हो गया? ये रहा। ठीक है, आयनोस्फीयर। इस मंडल में आयनिक गुण पाए जाते हैं। आयनिक गुण मतलब क्या होता है ये समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। पर अगर आपने साइंस अच्छे से पढ़ी होगी तो मेरे हिसाब से आयनिक पता चल जाएगा गुण क्या होता है। मैं आपको जब साइंस का टॉपिक होगा, जब कोर्स आएगा तो हम बात करेंगे इसके ऊपर। बस ये आप फैक्चुअल डाटा के हिसाब से याद रखें कि आयनिक गुण जो होते हैं यहाँ पर, यहीं पर आपको पाए जाते हैं, यहीं पे चीज़ें देखी जाती हैं। और सबसे ज़्यादा जो मेन कारण है यहाँ पे जो तरंगे वगैरह है, अभी हाल ही के दिल्ली पुलिस का एग्जाम कराया गया था SSC के द्वारा, लगभग 1-1.5 साल पहले की बात है। वहाँ पर पूछा गया था कि जब तरंगे होती हैं वो वहाँ से टकरा के वापस आ जाती है पृथ्वी की तरफ, जैसे जो पृथ्वी से निकलती है और यहीं पे टकरा के, इस वाले स्फीयर में अगर हम बात करेंगे, ऐसे टकरा के वापस आ जाती है, कौन सा ऐसा हम पूछेंगे कौन सा मंडल है वो, तो उसको कहते हैं आयन मंडल या आयनोस्फीयर। ये छोटा सा याद रखिएगा, दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। और आप इसका एग्जाम्पल बोल सकते हैं रेडियो तरंगे। ठीक है, रेडियो तरंगे। तो बस हमको आयनिक गुण के बारे में पूछा जाता है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं नहीं वैसे अगर हम बात करें तो। और दूसरी बात याद रखिएगा कि जो तरंगे हैं यहाँ से वापस आ जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वायुमंडल, जिसको कहते हैं एक्सोस्फीयर। हाँ, एक चीज़ छूट गई, हमने कहाँ तक बात कर ली थी? 80 तक बात कर ली थी। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं 80 मान के चलते हैं लास्ट में, और ये मैक्सिमम इसका चले जाता है 80 से लेके यहाँ पे स्टार्टिंग, ये एंड यहाँ पर 80 से हुआ था तो यहाँ से स्टार्टिंग होगी 80 से लेके, अब ये मान लीजिए 640 किलोमीटर तक का ये एरिया कवर करके चलता है यहाँ से, 640 किलोमीटर।
ठीक है। और 640 किलोमीटर से ऊपर का जो भी होगा वो सारा एग्जोस्फीयर में चले जाता है। माना जाता है कि ये पूरा जो वायुमंडल हमारा ऊपर तक जाता है ये 1000 किलोमीटर तक होता है। कई जगह इसको 800 किलोमीटर माना गया है, कई जगह 1000 माना गया। तो एक आइडियल अगर हम बात करें तो 1000 मान सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते नहीं है। क्योंकि अगला जो हमारा आ रहा है यहीं पर आ रहा है वायुमंडल, इसकी कहाँ से कहाँ तक रहेगी, जो हमने बात करी थी 80 से लेके 640 किलोमीटर तक ये रहता है आपका, जो हमने बात करी थी एनोस्फीयर के बारे में। अब 640 किलोमीटर से लेके जो ऊपर तक रहेगा 1000 किलोमीटर तक, जो एकदम मैक्सिमम लिमिट है, वो रहता है आपका वायुमंडल। कहने का मतलब सबसे ऊपर की परत जो है हमारी वायुमंडल में लेयर है वो वायुमंडल है, जिसको कहते हैं एग्जोस्फीयर। लिखा है ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। ये मंडल, इस मंडल में हल्की गैसेस पाई जाती है तथा इसी मंडल में उपग्रहों को छोड़ा जाता है। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ठीक है। उपग्रहों के लेके कई लोग आयन मंडल कहते हैं, वो बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। आपने एनसीईआरटी के ही डाटा के हिसाब से बता रहा हूँ, ये गलत है। कई लोग इसको आयन मंडल मान लेते हैं। आयन मंडल में उपग्रहों को नहीं छोड़ा जाता, आपके सबसे ऊपर होता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इसके आसपास के इलाके में होता है ये जो आपका ये सैटेलाइट वगैरह छोड़ी जाती है। क्योंकि अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, वो कह रहे थे कि जो एग्जोस्फीयर वाला है ये आपके जो सैटेलाइट है, कई लोग बोल रहे हैं कि आयन मंडल में आता है। तो आयन मंडल नहीं होता, आयन मंडल से थोड़ा सा ऊपर का आप लेयर बोल सकते हैं। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 640 किलोमीटर लास्ट होता है इसका, जो हम आयनोस्फीयर की बात कर रहे थे, इससे ऊपर का जो भी होगा फिर आपका एग्जोस्फीयर में चले जाएगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये था आपका, पहला तो ये हो गया, ये क्वेश्चन आया आपके एसएससी में। दूसरा है हल्की गैसेस। मैंने जैसे आपको बोला है कि जितनी भारी गैसेस है वो आपकी ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है, ठीक है। और मौसमी घटना इसलिए यहाँ पर देखी जाती है। और अगर जितना आप ऊपर जाएंगे उतनी हल्की गैसेस होती चली जाएंगी। और सबसे हल्की गैसेस में आप जानते हैं कि आपका हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है। और ये हाइड्रोजन और हीलियम है, आप जानते हैं हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो है हाइड्रोजन। इसको एक सब्स्टिट्यूट तरीके से यूज़ किया जा रहा है कि आने वाले समय में जब हमारे पेट्रोल वगैरह जो समाप्त हो जाएंगे तो हमें कोई एनर्जी की तो ज़रूरत पड़ेगी, या कोई ऐसे विंड एनर्जी तो आज के टाइम पे इतना कैपेबल है नहीं, पर ऐसी एनर्जी तो हमको चाहिए जो सब्स्टिट्यूट के रूप में काम करे। तो इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर काम किया जा रहा है, जो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा है, पर इसको प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। इसलिए आपसे पूछा जाता है कि कौन सी स्फीयर में सबसे ज़्यादा आपका हाइड्रोजन पाया जाता है, तो वो है आपका एग्जोस्फीयर। और हीलियम भी आपकी सबसे ज़्यादा यहीं पर पाई जाती है। तो ओवरऑल मैंने आपको समझा दिया, जो आपके वायुमंडल है और जो आपका एटमॉस्फेयर है, यही क्वेश्चन यहाँ से सबसे ज़्यादा बनते हैं। हाँ, अगर हम वायुमंडल की बात करते हैं कि वायुमंडल या हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, तो वो होती है आपकी नाइट्रोजन। कितनी पाई जाती है? 78.08% के लमसम है। 78% भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आ जाती है आपकी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होती है आपकी 20.93। बिल्कुल डेटा याद रखिएगा, हम ज़्यादातर 21% लगा के चलते हैं। सपोज अगर नहीं आता है तो आप इसको याद रखेंगे 20.93, ठीक है, 20.93। इसलिए हम डायरेक्टली एक लमसम तरीके से राउंड फिगर में 21 सोच लेते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका ऑक्सीजन के बाद आता है ऑर्गन, ठीक है। आर्गन कहते हैं वैसे इसको, ऑर्गन कह रहा हूँ मैं आपको, आर्गन। आर्गन जो है आपकी कितनी आती है, वो लगभग 0.9% होती है, इसलिए इसको कई जगह 1% माना जाता है। और इसके बाद में जो सबसे लास्ट होती है वो होती है CO2। इसके बाद जो होती है वो होती है 0.03%। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में आया है क्वेश्चन। तो इन सभी को याद रखिएगा जो गैसेज है। हालांकि ये पॉइंट आपके हम आगे बात करेंगे, वायुमंडल के आगे जब हम बात करेंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, जो हमने अच्छे से समझाना था। ये फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से ज्योग्राफी के, डायरेक्टली एक क्वेश्चन आ जाएगा कि जो आपकी मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पर होती है वगैरह। तो आपको इन सब चीज़ों को याद रखने की जरूरत है। तो इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब ज्योग्राफी पर हमारा फोकस रहेगा, जल्दी से जल्दी इसको समाप्त करेंगे। तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही। थैंक यू।